Hello and welcome in this my YouTube channel. Today we are going to discuss our chapter number 8, and that is environment and natural science. What that is environment and natural science. Natural resources ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का हमने चैप्टर करना है ये आपके चैप्टर का सिलेबस का 8th पार्ट है. अब 2022-21 के लिए तो ये चैप्टर जो था डिलीट हो गया था, लेकिन 22 के लिए चैप्टर फिर से इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया, आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द टुडेज़ कंसर्न्स. और दिस चैप्टर जो है एग्जामिन्स द ग्रोइंग एग्रीकल्चर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एज वेल एज रिसोर्सेज इश्यूज़ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इनको ले रहे हैं हम लोग. बड़ी मतलब लेटेस्ट एक टॉपिक है. सो दिस इज़ योर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज and that is chapter 8. Now I am coming to our important topics regarding the chapter, and that is environmental concern in global politics. Here you should know what are the environmental concern in global politics. Environment is the word which is concerned about each and every aspects of life. Environment is the word which is concerned about each and every aspects of life. So here we talk about environment. This here is connected about politics. How politics have been concerned over it. How relations about nations affect the global politics. So in the global politics, many topics are concerned. So it is our first topic. What are the important environmental concern in global politics? What are the important concerns in global politics? तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या क्या चीज़ें हैं. तो आपको पहले ये मैं बता दूं कि ये जो है टॉपिक एटलीस्ट 6 मार्क्स का टॉपिक है. कितने मार्क्स का टॉपिक है? 6 मार्क्स का है. और ये जो है क्वेश्चंस 6 मार्क्स में पॉइंट्स आते हैं. तो पहले हम इन्हीं पॉइंट्स को करेंगे कंसर्न. तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है श्रिंकिंग ऑफ द कल्टिवेबल एरियाज एंड ग्रासलैंड्स. श्रिंकिंग ऑफ द कल्टिवेबल एरिया एंड ग्रासलैंड. धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ड्यू टू एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रही है, ख़त्म हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इससे जो है लैंड हमें नहीं मिल रही है. और उसके बाद से क्या हो रहा है कि जैसे ये देखिए फर्स्ट है कि श्रिंकिंग ऑफ कल्टिवेबल एरिया एंड ग्रासलैंड, और हमको लैंड मिल नहीं रही है. क्योंकि पिछले 5 ईयर्स में से एटलीस्ट 182 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. कितनी? 182 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है, श्रिंक हो रही है. और ये कब हुई है? पिछले 5 ईयर्स के अंदर. और इससे क्या हुआ है कि जब लैंड ऐसे कम हो जाएगी, कल्टिवेबल लैंड, तो क्या हो जाएगा? फूड शॉर्टेज हो जाएगी. और जिससे क्या हो रहा है कि फूड शॉर्टेज होने से इंसानों को प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा है. और साथ साथ एक और बात है, जब एरियाज़ को ख़त्म करेंगे, लैंड को लोगों की रेसिडेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि ग्रासलैंड भी ख़त्म हो रही है. और ग्रासलैंड्स ख़त्म होने से क्या होगा? एनिमल्स वर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर फूडर, तो उनसे उनको चारा नहीं मिलेगा. तो इट इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. हमारा जो प्राइम कंसर्न है वो ये है, लोगों को साफ़ स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, और पानी मिल नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है. अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो रही है. प्राइम कंसर्न जो है अंडरग्राउंड वाटर टेबल का वो ये है कि धीरे धीरे ये जो वाटर है, कौन से वाला? ड्रिंकिंग वाटर, धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है, धीरे धीरे. और ये कहते हैं कि 3 आउट ऑफ 10 कंट्रीज़ डू नॉट हैविंग प्रॉपर वाटर. और इसके साथ साथ 6 जो है आउट ऑफ 10 सिटीज़ दे आर नॉट गेटिंग हाइजीनिक फैसिलिटीज़. तो वेरियस सिटीज़ तो
सोच रहे हैं और दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ज़ीरो डे कि धीरे धीरे जो है वर्ल्ड सारे का सारा ही ज़ीरो की तरफ जा रहा है। कौन सा ज़ीरो का मतलब क्या है कि एक ऐसा दिन आ जाएगा जिसमें कि लोगों को बिल्कुल भी ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो आपको मालूम है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पॉल्यूशन को ना होने देने में। कैसे क्या आजकल आप देखिए लेटेस्ट टाइम हम जो है इतने ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान हो रहे हैं और पेड़ ही ऑक्सीजन लाते हैं। और आज के टाइम में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें दुनिया के दूसरे देशों से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, एनिमल की स्पेसीज़ ख़त्म हो रही हैं। दिन पर दिन हम डिप्लीशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट कर रहे हैं, पेड़ कट कर रहे हैं और जिससे की वजह से क्या हो रहा है, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओवर एंड अराउंड 18 मिलियन acres of forest area, 18 million acres of forest area is depleted every year और it is a very increasing। और किसको इंक्रीज़ कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग को। और दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू मैनकाइंड। और आप देख भी रहे हैं आजकल की इसमें 2021 में हाउ वी आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑल दीज सिस्टम्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो ग्रीन हाउस के लिए है, प्रॉब्लम हो रही है। और ओजोन लेयर में जो नुकसान होने से क्या हो जाता है हमारा कि सॉरी हमें सांस लेने में, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ओजोन लेयर का। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग एंड मेजर प्रॉब्लम। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि कोस्टल पॉल्यूशन। कोस्टल पॉल्यूशन में क्या है कि डिफरेंट फैक्ट्रीज़ जो हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं अपना वहाँ पे जो उनका वेस्टेज है, गार्बेज है, उसमें डाल देते हैं समुद्रों में, जिसकी वजह से ओशियंस वो कवर हो जाते हैं, मैरीन वाटर ख़राब हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से कोस्टल पॉल्यूशन हो रहा है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि ड्रिलिंग ऑफ ऑयल जो हो रहा है उसकी वजह से भी कोस्टल्स आर गोइंग टू बी पॉल्यूटेड and many fishes are going to be destroyed also. So these are the important environmental concerns in global politics and this question comes for about at least 6 marks in your board exams. So you have to prepare according to that. Now next topic is of mine is history of environmental concern. History of environmental concern. What is the major role we can say here? हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न में देखिए ये है कि जो हमारा पॉइंट था कि हम सोच सकते हैं कि क्लब ऑफ रोम अ ग्लोबल थिंक टैंक जो था दैट वाज पब्लिश्ड ए बुक इन 1972 एंटाइटल्ड लिम्स टू ग्रोथ। तो एक जो वर्ड में है थिंक टैंक जो विश्व की सारी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, उन्होंने एक बुक पब्लिश की ग्लोबल द बिगेस्ट कंसर्न्स के बारे में। और यहाँ पर 1972 के अंदर जो है एक बुक आई और उसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ कि दिन पर दिन जो विकास हो रहा है उसकी थोड़ी सी कुछ सीमाएं होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके साथ साथ फिर 1987 में ब्रुकलैंड रिपोर्ट हुई जिसमें कहा गया कि हमारा कॉमन फ्यूचर है, उसमें कॉमन फ्यूचर किसके साथ? पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के साथ, कि दैट द ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर नॉट सस्टेनेबल, कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं हैं। और यूनाइटेड नेशंस की फिर यूएन ने इंटरफेरेंस किया और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। दिस इज़ नोन एज द अर्थ समिट। और ये जो समिट हुआ ये अर्थ के समिट के बारे में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि 1992 में पहली बार ही समिट हुआ, अर्लियर सबसे पहले 1972 में ये समिट हुआ था और ये हुआ था स्वीडन में और इस स्टॉकहोम सिटी में। It was happened in Sweden in Stockholm city. Then हुआ 1982 में कीनिया एंड नैरोबी सिटी में।
और फिर थर्ड हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो में। और इसी के बारे में हम सबसे ज़्यादा बात क्यों करते हैं रियो डी जेनेरियो के समिट के बारे में, क्योंकि इसी के अंदर ही सारे के सारे रिलेटेड मैटर्स, अर्थ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर्स को, इम्पॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया गया था। उसके बाद से फिर भी आफ्टर ईच एंड एवरी 10 ईयर्स जो हैं ये सारे सबमिट हो रहे हैं। 2002 में जॉन्सबर्ग में हुआ साउथ अफ्रीका में, देन 2012 में अगेन इट हैपेंड इन रियो डी जेनेरियो। तो देख रहे हैं, वी आर सीइंग एंड वॉचिंग आफ्टर ईच एंड एवरी 10 ईयर्स या हर डिकेड में हो रहा है। बट द इम्पॉर्टेंट वॉज 1992 विच हैपेंड इन रियो डी जेनेरियो एंड इट वॉज कंसर्निंग रिगार्डिंग अर्थ प्रॉब्लम्स। Now, Earth Summit happened. अर्थ समिट 1992 के बारे में बात करेंगे। अर्थ समिट जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। और इसके अंदर आप देखिए लगभग 170 स्टेट्स और थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी कॉरपोरेशंस जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992 और इसी को ही हम अर्थ समिट कहते हैं। अर्थ समिट क्लियरली मैनिफेस्टेड, इसने क्या किया था, नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड किया था। किस चीज़ में? एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया कि व्हाट इज़ द रिलेशन या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ साउथ। नॉर्थ और साउथ का मीन्स डिवाइड का मतलब है डिवीज़न बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। डिवीज़न बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। अप्रोच ऑफ दीज टू कंट्रीज़ जो है ना वो अलग अलग है, बिकॉज नॉर्थ वांटेड समथिंग एल्स एंड साउथ वांटेड समथिंग एल्स। यू कैन अंडरस्टैंड दोज कंट्रीज हु आर फुल्ली डेवलप्ड, उनको इतना ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं होता। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ऑल दीज मैटर्स बिकॉज दे कैन सी और दे ऑब्जर्व, या उनका मानना ये होता है कि वी कैन डू एंड अचीव एनी थिंग वट एवर वी नीड। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होगी हम लोग उसको प्राप्त कर लेंगे, बिकॉज दे हैव डन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। और जो साउथ है उनको अभी क्योंकि विकास करना है तो वो सोचते हैं कि इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस ना लगें, ऐसे प्रतिबंध ना लगें जो कि हमें प्रॉब्लम डालें। उसके बाद से हमारा जो है ग्लोबल नॉर्थ जनरली रेफर्स टू द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड एंड द टर्म ग्लोबल साउथ इज जनरली यूज्ड टू द developing countries of the third world. Now, outcomes of अर्थ समिट, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि क्या क्या हमें चीज़ें अचीव हुई थी, क्या हमें मिला था रियो समिट से, हमें क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, क्या क्या हमारी अचीवमेंट हुई थी। कंसर्न्स तो अलग अलग स्टेट्स का है लेकिन आउटकम्स भी ज़रूरी हैं। उसके बाद से क्या है कि रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज से ये कर रहा है। उसके बाद से बायोडाइवर्सिटी के लिए है, फॉरेस्ट के लिए है, और भी बड़े सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए है, और भी बड़े सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए है। जितने भी पर्यावरण से संबंधित मैटर्स हैं उनको डिस्कस करता है। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस की है, बट हियर ऑलवेज द क्रिटिक सेड्स दैट दे आर निग्लेक्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निगलेक्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को निगलेक्ट कर रहे हैं। इट रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21। Some critics have pointed out that Agenda 21 is based in favor of economic growth than ecological balance. कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बजाय इकोलॉजिकल बैलेंस का, कि इन्होंने इग्नोर किया हुआ है कि क्या वर्ल्ड के अंदर पॉल्यूशन की सिस्टम्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दे आर जस्ट ओनली थिंकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको सोच रहे हैं। इट वॉज सक्सेसफुल इन अचीविंग अ कॉन्सेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ चल रही हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए कैसे भी, बट दे आर थिंकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो सकता है। और यहाँ पर एक नया नाम आया है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये कई बार आपको बोर्ड में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप इतना भी पढ़ लें कि कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि development should be there but without harming our resources, or it is a heritage of our forefathers and we have to inherit this to our coming generations। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी कमिंग जनरेशन्स का पार्ट है, उनका हक है, तो वाई वी आर डिस्ट्रॉइंग इट, हम इसको नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दीज, हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो डेवलपमेंट करनी चाहिए बट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। तो स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक में मेरी वीडियो में यही सारे पॉइंट्स थे, आउटकम्स का, अर्थ समिट का, हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, और उसके साथ साथ जो है इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे कि होना चाहिए। अब एक टॉपिक रह गया है एंड दैट इज़ SBDR CBDR का जो टॉपिक है वो ये है CBDR। ये अलग ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी आपको, क्योंकि कॉमन बट डिफरेंशिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, और ये अलग वीडियो इसलिए बनाऊंगी क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में इसमें से आ जाया करता है और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए करने का है। तो आई होप दैट ऑल यू विल go through with this video and like it. Thank you and have a nice day.